हाँ जी, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा। एग्जाम्पल नंबर 5 है इसमें मेरी बुक में। In a particular section of class 9, 40 students were asked about the months of their birth, and the following graph was prepared for the data so obtained. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और मंथ्स ऑफ बर्थ है, ये दे रखा है। मैं पुरानी वाली बुक के हिसाब से करा रहा हूँ एग्जाम्पल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मंथ्स ऑफ बर्थ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मंथ्स ऑफ बर्थ। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसमें आप ये देखिए कि ये मेरे को वाई एक्सेस पर दे रखा है, तो कितने स्टूडेंट्स दे रखे हैं, मतलब ये 7 दे रखा है। 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये है। अब मंथ्स ऑफ बर्थ, मंथ्स ऑफ बर्थ देखिए क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, देखिएगा ये हमको बार ग्राफ दे रखा है। अब इसमें वो बोल रहे हैं इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9, तो क्लास 9 का कोई एक सेक्शन है, सेक्शन ए बी कुछ भी सेक्शन है। तो वो बोल रहे हैं 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ। मंथ्स ऑफ देयर बर्थ मतलब उनसे उनका बर्थडे पूछा गया कि आप अपना बर्थडे बताइए। एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो बर्थडे जब सबने अपना अपना बताया तो उसमें अच्छा किसी का बर्थडे पूछते हैं तो वो बर्थडे के अलावा सब कुछ बता देता है, सिर्फ बर्थडे ही नहीं बताता। समझे? सर वो वेडनेसडे सर बर्थडे क्या है अभी तुम्हारा? 19 जनवरी।
ठीक है, तो इसने क्या बताया 19 जनवरी, इसका मतलब इसने क्या बताया, सैटरडे। बर्थ डेट बताई है और बर्थ मंथ बताया है, ठीक है, बर्थ डेट और बर्थ मंथ बताया है, लेकिन अपना बर्थडे नहीं बताया। तो बर्थडे बहुत बच्चे ऐसे, उनको तो कैलेंडर देखना पड़ेगा कब पैदा हुआ था, मुझे अपना बर्थडे ही नहीं पता, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इसको भी बर्थडे बोलना ये ठीक नहीं है, बर्थ मंथ है एक तरह से। तो उसमें जब पूरा देखा गया तो पता चला कि कितने, क्या बताओ बताओ, सर ऐसे बर्थडे हर साल चेंज होता है। नहीं, जिस साल आप पैदा हुए वही तो बर्थडे होगा, वो तो फिक्स रहेगा भाई। अगर 2008 में पैदा हुए, 8 में तो हुए होंगे पैदा, या 7 में, 8 में, 8 में, 9, सब 2009 में पैदा हुए हैं। 2008 के सबसे बड़े हो तुम। सर मैं भी आ गई ये भी चलो तो ये 3 बच्चे जो हैं बड़े हैं, ठीक है। चलिए जी, तो अब जरा देखिएगा कि हमने ये कहा कि ये जो है ना जनवरी, तो जनवरी में कितने बच्चे हैं जिनका बर्थडे जनवरी में पड़ता है, बर्थ डेट जनवरी में पड़ती है, वो कितने हो गए, 3 हैं। फरवरी वाले कितने, 4 हैं। मार्च वाले 2 हैं। अप्रैल वाले 2 हैं। मई वाले 5 हैं। तो इस तरीके से डेटा दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, कितने स्टूडेंट्स नवंबर में पैदा हुए। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, देखकर बताना। सही नवंबर वाले सर कब है, सर निकल गया सर, इसने पार्टी नहीं दी सर। 6 को, सर 16 तो ये तो अभी अभी है। भाई तो सर इसने पार्टी नहीं दी मेरे को, मैंने कहा देनी चाहिए। अच्छा अब नहीं दी है, नहीं कॉन्ट्रिब्यूटी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जी आगे देखिए, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, कौन सा महीना ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैदा हुए हैं, अगस्त में, है ना। तो अगस्त में स्टूडेंट्स पैदा हुए, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपका बस यही इसका आंसर खत्म। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। A family with a monthly income of rupees 20,000, अब सुनिएगा क्या है। A family with a monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditures per month under various heads। तो एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 20,000 रुपये है, और उन्होंने कुछ प्लानिंग करी और उन्होंने ये देखा कि वो जो 20,000 रुपये हैं उसको किस किस तरीके से कहाँ कहाँ खर्चा करना है। तो देखिएगा, ये एग्जाम्पल 5 था, मैं एग्जाम्पल नंबर 6 देख रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को वॉकिंग भी इतनी गर्मी लग रही है जितनी तेज पंखा चला रखा है। तुम्हें लग रही है क्या? तुम्हें भी लग रही है, और तुम्हें भी लग रही है, तुम तीनों को भी लग रही है, आगे वालों को। तुम्हें तो नहीं लग रही, तुम्हें भी नहीं लग रही, तुम्हें भी लग रही है। कमाल है भाई। Heads. Heads. It has expenditure in 1,000 rupees. ये सर्दियों में उल्टी सीधी शर्त लगा लेते हैं ना सब कि अच्छा तेरे को ज़्यादा ठंड लग रही है, अच्छा बुढ़ा हो गया है ना, ऐसे भी बोलते हैं जनरली। तो बॉयज़ में ज़्यादा रहता है, ये कीड़ा रहता है दिमाग में। ये अभी देखो, ये 2 स्वेटर पहन के, स्वेटर के अंदर जाए एक और स्वेटर ही देखो, है ना, ये भी रहता है। फिर धीरे धीरे और बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जो है थोड़ी सी और खुजली शुरू हो जाती है। तो उसमें ये रहता है कि बिना स्वेटर के बाइक चला कर दिखाते चल, ठीक है, बिना स्वेटर 80 की स्पीड पर बाइक चला कर दिखाते बिना स्वेटर, 80 की स्पीड पर बिना स्वेटर, वो भी कोहरे में चला कर दिखाते। तो ऐसे उल्टे सीधे जो है ना, उल्टे सीधे जो है ये शर्त लगाते हैं सब। कोल्ड ड्रिंक पीने की शर्ट। हाँ, तो ये बिना मतलब की शर्तें हैं। तो भाई ये पंखा है, शर्ट लगी थी, इस कौन सा पंखे ज्यादा की कोल्ड ड्रिंक पी सकता
लगता है। इस पंखे की ठंडक मुझे यहाँ तक लग रही है और तुम तीनों को पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है। तो ये हीरोगिरी नहीं है इसमें कुछ के पंखे में बैठे हो। ग्रॉसरी रेंट शॉप देखो वो कायदे से जैकेट वैकेट मुकुंद पहन के रहा है, पंखे की भी कोई जिद नहीं कर रहा। ये होते हैं अच्छे बच्चे। ग्रॉसरी रेंट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। और इतने दिन हो गए लेजर लाइट से भी ना खेलना। ये जो होते हैं ना 3rd क्लास 4th क्लास के जो बच्चे होते हैं, अब आप तो 9th में आ गए, बड़े बच्चे हो गए, वो छोटे बच्चे खेलते हैं लेजर लाइट से, उसके आगे वो स्केलेटन लगा देंगे, वो देख खोपड़ी आ गई, भूत डर गया, है ना। किसी के आगे वो वैम्पायर का चेहरा लगा देंगे, वो एक डर गया, बस उससे खेल रहे थे यहाँ पर बैठकर। नहीं, इसकी तो थी लेजर लाइट, तो इस तो बैग में रख रखी है अपनी बचपन की याद के तौर पर। तो इसने कहा कि नहीं मैं तो खेलूंगा इससे। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन, ये तो धमकी कॉमन है। तो बेटा तू मेरे को बार बार तुझे बार बताता हूँ, ये तो धमकी कॉमन है। एंटरटेनमेंट मिसलेनियस, चलिए जी देखिए, तो ग्रॉसरी क्या है, ये जो घर का राशन वगैरह होता है, दाल सब्जी वगैरह, ये सब कुछ तो ग्रॉसरी की कैटेगरी में आ गया। रेंट मतलब मकान का या दुकान का किसी भी चीज़ का किराया। मेडिसिन, भाई कोई बीमार पड़ गया घर में तो उसकी दवा वगैरह का खर्चा। फ्यूल पेट्रोल वगैरह का खर्चा। एंटरटेनमेंट मतलब आपने केबल टीवी का पैसा दिया या फिल्म देखने चले गए तो उस चीज़ का पैसा। मिसलेनियस मतलब कुछ भी, कपड़े वपड़े खरीद लिए या कोई और चीज़, ठीक है। तो ये सारे खर्चे दे रखे हैं, और ये सारे खर्चे जो हैं वो 20,000 में से ही कर दें। तो इन्होंने दे रखा है 4, 5, 5, 2, 2, 1, 1। 4, 5, 5, 2, 2, 1 ऐड करके देखो, 4 और 5 9, 14, 16, 18 और 20। इसका मतलब टोटल 20,000 हो गया। एक्सपेंडिचर दे रखा है 1000 रुपीज़ में। अब वो आपसे बोल रहे हैं ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द अबव डेटा। इस वाले डेटा का आपको बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बोला गया था, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन से बार ग्राफ बनाना है। तो इधर लिख देंगे y एक्सिस पर एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज ये। और x एक्सिस पर लिख देंगे हम हेड्स। हेड्स का मतलब ये हो गया कि किस किस कैटेगरी के खर्चे हैं ये, बस वो चीज़ हो गया। तो जैसे जैसे अकाउंटेंट्स जो हैं वो जो शीट्स बनाते हैं ना, अकाउंट्स की जो शीट बनाते हैं, तो उसमें इसको हेड्स ही बोला जाता है। हेड्स का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस किस किस वजह से हो रहे हैं। तो ग्रॉसरी में 4,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, किराए में 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो ये हेड्स बोला जाता है इनको। तो अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू देखिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर डिवीज़न कर लीजिए ऐसे कि 0, ये 1, ये 2, 3, 4 और 5, तो 5,000 तक का ये हो गया, ठीक है। एक 6 और दिखा दो, चलो 6 की जरूरत तो नहीं है पर दिखा दीजिए। अब इसके बाद सबसे पहले है 4 तक आपको जाना है ग्रॉसरी के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया ऐसे, इसको बोल दीजिए ग्रोसरी।
फिर उसके बाद रेंट 5000, ये हो गया रेंट। फिर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेन 5000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फिर मेडिसिन 2000, फिर फ्यूल 2000, फिर एंटरटेनमेंट 1000, एंटरटेनमेंट ENT लिख रहा हूँ बस। और मिसलेनियस MIS मिसलेनियस ये भी आपका 1000, ठीक है। तो ये इसका बार ग्राफ बन गया। बार ग्राफ के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो बार ग्राफ आपको कोई खास मुश्किल नहीं लगा होगा, सिंपल है, बस यही है बार ग्राफ में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हिस्टोग्राम। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमको वैल्यू दे रखी होती है, जैसे हमको वैल्यू दे रखी है कि 10 से 20 साल वाले, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा रूम है, उस बड़े से रूम में 50-60 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो उसमें अगर कोई बोले कि 10 से 20 साल वाले लोग कितने हैं, 10 to 20 ईयर्स वाले कितने हैं, ठीक है। फिर कोई बोले 20 to 30 वाले कितने हैं, फिर कोई बोले 30 to 40 वाले कितने हैं, 40 to 50 वाले कितने हैं। तो 4 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। तो ये जो कैटेगराइज करके चीज़ों की जो रेंज लिखकर, क्लास इंटरवल लिखकर जो बनाया जाता है, उसको हम बोल देते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे में जो ग्राफ बनाया जाता है उसका, उसी को हम हिस्टोग्राम बोल देते हैं। अब हिस्टोग्राम में ऐसा होता है कि हिस्टोग्राम में जैसे एक हो गया 10 से 20 साल 10 to 20 ईयर्स, दूसरा हो गया 20 से 30 साल। तो 10 to 20 ईयर्स वाले में हम क्या लेंगे जिसकी 20 साल तक एज है आप उसको लोगे। और 20 साल से अगर कोई एक दिन भी बड़ा है, 20 साल से अगर कोई एक दिन भी बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि किसी का बर्थडे आज क्या तारीख है, 25 है, किसी का बर्थडे मान लो 20 नवंबर को था, ठीक है। तो आज क्या हो गई, 25 तारीख हो गई, तो अब ये, और वो 15 साल का हो गया, 20 तारीख को आगे वो 15 साल का हो गया, तो अब उसकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 से ज़्यादा हो गई, 15 साल से ज़्यादा अब उसकी उम्र है। तो अगर हमने कोई रेंज बना रखी है 5 से 15 वाली, तो वो 5 से 15 वाली में लाई नहीं करेगा, वो 15 से 25 वाली में लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल नंबर 7 देख रहे हैं अगर हम, एग्जाम्पल नंबर 7 में अ टीचर वांटेड टू एनालाइज, मैं क्वेश्चन पढ़ कर सुना रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, उसके बाद टेबल बना लेंगे इसकी। द टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेस she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes as follows: 0 से 20, 20 से 30, 60 से 70. Then she formed the following table, ठीक है। अब ये एक टेबल इन्होंने दे रखी है, टेबल अभी मैं बनाता हूँ, और उस टेबल की हेल्प से अब आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बार ग्राफ जो है, एक तो बार ग्राफ खुला खुला होगा, देखिए यहाँ पर पहला बार आपको दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा, तो इनमें गैप है। और हिस्टोग्राम में क्या होगा, हिस्टोग्राम में भी ऐसे ही बार्स बनेंगे लेकिन विदाउट गैप बनेंगे, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर वैल्यूज ना होकर यहाँ पर हेड्स होंगे, ग्रॉसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें होगी। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था जनवरी, फरवरी, मार्च, उस तरीके से था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज ना होकर, हिस्टोग्राम में वैल्यूज ना होकर क्लास इंटरवल दे रखा होगा। तो जरा देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 6 था, इसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 7। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 में उन्होंने जो टेबल दे रखी है, जो टीचर ने टेबल प्रिपेयर करी, वो है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
0 से 20, फिर है 20 से 40, 20 से 30 सॉरी, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। Number of students 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8, और टोटल 90। ये दे रखा है टोटल, हालांकि मुझे टोटल का कुछ करना नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि हमको इसका एक हिस्टोग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लो यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 7। इसका हिस्टोग्राम, चलिए जी बताता हूँ हिस्टोग्राम कैसे बनता है। हालांकि मुझे इससे पहले एक क्वेश्चन और करना चाहिए था, थोड़ा सा इजी वाला, ठीक है, पर पहले इसको देख लेते हैं। हिस्टोग्राम में हमेशा हमें ये देखना होता है कि जब भी हम बार ग्राफ जो बनाएंगे तो बार ग्राफ की जो विड्थ है ना, वो विड्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विड्थ मेरे को कम और ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। कैसे भाई, पहला जो गैप है वो 20 का दे रखा है, 0 से 20, अगला गैप 10 का दे रखा है, 20 से 30, उससे अगला गैप 30 से 40, ये भी 10 का। तो सारे गैप मेरे को 70 तक तो 10 के दे रखे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि 70 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए, ठीक है। तो ये तो मार्क्स से ही मेरे को समझ में आ गया कि जो टेस्ट हुआ होगा वो 100 नंबर का होगा। हमने मान लिया कि वो 100 नंबर का हुआ होगा, ऐसे हमने दे भी रखा है क्वेश्चन में। हाँ, मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो इसका मतलब लास्ट वाले में 70 से 100 हो गया, यानी कि 30 का विड्थ हो गई। तो जब ऐसा होता है तो हमें पहले ना विड्थ सेम बनानी होती है। तो हिस्टोग्राम बनाने से पहले हम किस तरीके से इसको करेंगे, इसकी एक टेबल बनाएंगे दूसरी, और उसमें लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन में दे रखी है टेबल, इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। पहले एक टेबल दोबारा बनाएंगे। नंबर जो होता है ना, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो इसको बोलते हैं काउंटिंग। तो मार्क्स जो है, मार्क्स तो चलो बच्चों को नंबर दे दिया हमने, ठीक है। और जो ये काउंटिंग होती है ना, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, नंबर ऑफ मैन हो गया, नंबर ऑफ वुमेन हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, ये सारी जो है जिनमें हम इंसानों की गिनती करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा, इधर हम लिखेंगे मार्क्स और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मार्क्स बिल्कुल सेम यही लिख रहे हैं जो दे रखे हैं यहाँ पर, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 100, 70 से 100, ये हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी देखिए, तो कितने स्टूडेंट्स हैं वो काउंट करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना हो गया, 7, 10। मैं एरो इस वजह से, आपको एरो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एरो इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो लाइन वाली नोटबुक है, मेरे पास ही प्लेन है, तो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, वो मिस ना हो जाए डेटा, इसलिए मैं एरो लगा रहा हूँ। यहाँ पर भी, यहाँ 20, यहाँ 20, ये 15, ये 8, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी के बाद में आपको अगला एक कॉलम बनाना है, उसमें आप लिखेंगे विड्थ ऑफ क्लास।
width of class. तो विड्थ का मतलब 20 से 30, 30 से 40, तो 10-10 का गैप दे रखा है। तो विड्थ ऑफ क्लास क्या है कि शुरुआत में 20 है, बीच में सारी जो विड्थ है वो 10-10 की है और लास्ट वाली जो विड्थ है वो 30 की है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर एक और कॉलम बनाना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो जो हमारा हिस्टोग्राम बन रहा है, हिस्टोग्राम रेक्टेंगल बनेंगे। तो रेक्टेंगुलर बार्स बन रहे थे, जैसे बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर बार्स बन रहे थे, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर बार्स बनेंगे। लेकिन वो जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं, उन रेक्टेंगुलर बार्स में क्या होगा, उनमें गैप नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो उनकी लेंथ हमको लेनी है, वो लेंथ किस हिसाब से लेनी है वो देखिएगा कि जैसे यहाँ पर है कि हम जो है, जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी 7 है, तो 7 फ्रीक्वेंसी हो गई और इस क्लास की विड्थ कितनी है 20, और हम कितना विड्थ रखना चाह रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड विड्थ रखना चाह रहे हैं, वो विड्थ ले लेंगे। मान लो हमको 10 चाहिए या मान लो हमको 20 चाहिए, तो हम उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो उससे हमारा लेंथ निकल जाएगा। तो ये आपको करना क्या है कि आप ना एक ही स्टैंडर्ड लेंथ करना चाह रहे हो, एक ही स्टैंडर्ड लेंथ। तो आप ये कह रहे हो कि भाई सबकी 10-10 है, ये ऊपर वाला नीचे वाला परेशान कर रहा है, तो इनकी लेंथ को ज़रा ठीक करते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, लेंथ निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास इनटू रिक्वायर्ड विड्थ। यहाँ पर लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास इनटू रिक्वायर्ड विड्थ। रिक्वायर्ड विड्थ मतलब आप कितनी विड्थ चाहते हैं वो। तो हमने कहा कि भाई हम तो 10 चाहते हैं विड्थ, तो आपने 10 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 3.5। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या हो गया? सर पेन फेंक रहे थे पीछे से। अरे पेन क्यों फेंक रहे हो भैया? सर हंस भी रहे थे। पेन लगा रहा मैंने ऐसे कर दिया उसमें चला गया। सर ऐसे करके दिखा रहा था, इसके मुंह में लगा। किसको लग गया पेन? सर मैंने ऐसे सर करा इसके अब इंक लग गई इधर सर से। मेरे यहाँ पर सर हंस भी अरे रहे थे यार, बहुत क्या देर। कर रहे हो? देखना इसकी टी शर्ट पर भी लगे, दिखाना इधर मुंह करना। क्या यार, सर मेरे मुंह पे पेन लगा था, अरे मैंने हटा सर। दिया। कौन मुंह पर पेन लगा रहा था? सर मैंने कैसे तो लगा उसका दिया? क्या फॉल्ट है? उसके क्यों कपड़े खराब कर रहे सर हो? मैंने उस पे नहीं मारा, मैंने हटा दिया, उस पे उछल के करा। उस पर उछल कर गया तो सॉरी तो बोला जाता है कम से कम। गलती तो हुई है ना तुमसे। अब क्या हो गया, तुम्हारे पेन में क्या प्रॉब्लम है, चल नहीं रही? सर उस पे फेंका तो इसके हाथ में आया, इसमें इंक खोल दी। सर इसको दे रहा था मैं, मेरे हाथ में भी लीक हुई। अरे पहने रहो उसको, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते देख हो। रहा हूँ। अरे थोड़ी छींट लगी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस पे नहीं। तो उल्टी सीधी हरकतें मत दिखाया करो तो क्या। चलिए जी, फ्रीक्वेंसी इसकी 10 है, इसकी विड्थ भी 10 है और हमको डिजायर्ड भी 10 ही चाहिए, तो 10 अपॉन 10 इंटू 10, तो ये तो 10 ही आ जाएगा। इन सब की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। आप ये देखिए कि इसकी भी फ्रीक्वेंसी 10 है और विड्थ कितनी है, 10 है, तो 10 अपॉन 10 इंटू 10, तो ये भी 10 आ गया। फ्रीक्वेंसी 20, विड्थ 10, तो 20 अपॉन 10 इंटू 10, तो ये भी 10। जी सर, ये 20 अपॉन 10 इंटू 10, तो ये भी 20। 15 अपॉन 10 इंटू 10, ये 15। तो 8 अपॉन 10, 8 अपॉन 30, सॉरी 8 अपॉन 30 इंटू 10। ठीक है, तो जब 3 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 8 3 2 ज़ा 6 और 8 माइनस 6 इज 2.67 बोल दो।
ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसका हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाएंगे वो मैं इधर बनाकर दिखाता हूँ। तो इधर तो लेंगे मार्क्स, इधर तो लेंगे मार्क्स। अब ये जो मार्क्स हैं, मार्क्स तो जितने हैं, मार्क्स में तो हमने कोई चेंज नहीं करा, लेकिन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल कितने लंबे लंबे बनने हैं उसमें हमने चेंज करा है। तो यहाँ पर लिखिएगा वाई एक्सिस पर, इधर लिखिएगा प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल, यहाँ लिखिएगा प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल। पर 10 मार्क्स इंटरवल, ठीक है। ऑनलाइन वालों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये टेढ़ा लिखा है मैंने इसलिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल, ये लिखा है, ठीक। अब जो मार्क्स हैं, मार्क्स हमको उसी तरीके से लेने हैं जैसे दे रखे हैं, 0 से 100 तक लेने हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में मेरे को ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये इसमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये वैल्यू जो है मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है ये वैल्यू मैक्सिमम 20 तक जा रही है, 2 का गैप ले लो यहाँ पर तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 अब देखिए 0 से लेकर 20 तक जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है, 3.5। तो 3.5 कहाँ लाई करेगा, 2 और 4 के बीच में। तो 0 से 20 तक कितनी वैल्यू हो गई, 3.5 वैल्यू हो गई फिर 20 से 30 के बीच में वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 तक ले जाओ, चिपका हुआ ग्राफ बनेगा, गैप नहीं होगा इसमें, ये हो गया 30 से 40 के बीच में भी 10 होगा, 30 से 40 के बीच में भी 10, फोर्टी से 50 के बीच में 20, 50 से 60 के बीच में भी 20, 50 से 60 के बीच में भी 20 और 60 से 70 के बीच में 15 15 कहाँ लाई करेगा, 14 और 15 के 14 और 16 के बीच में। 60 से 70 के बीच में हो गया हमारा 15 और ये है 2.67 2.67 मतलब 2 से मतलब 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो ये 3.5 का उससे कम लेंगे, सेवेंटी से 100 तक पूरी की पूरी ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका सही में हिस्टोग्राम बना है, बताइए जी, क्लियर है सभी को, ठीक है जी। इसके बाद
उसके बाद अगला देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी हमको पहले ना जो है हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली चाहे डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखता हूँ जिसमें हमको ये हिस्टोग्राम भी बनाना पड़े और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना पड़े। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये सबने नोट कर लिया, सभी को समझ में भी आ गया? ठीक है, मिटा दूँ? एक काम करिए, फिर इतना ही कर लीजिए बस, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, हो नहीं पाएगा। 3-4 मिनट बच रहे हैं बस। आपका वर्क एंड एनर्जी का टेस्ट ले सकता हूँ, तैयारी रखिएगा। और जो पुराना टेस्ट लिया था उसकी भी कॉपी चेक करके दिखाने वाला हूँ 1-2 दिन। सर मंडे को आना। हाँ, मंडे को क्या है? ठीक है ना, मुझे लग रहा सिख तो कोई होगा ना। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।